आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्नोट थ्योरम। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों पढ़ने के बाद ही आज का जो टॉपिक इसको समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो कार्नोट थ्योरम का दो स्टेटमेंट है। पहला जो स्टेटमेंट है, all engines working between same temperature limit have same efficiency। जैसे हम लोग कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन में हम लोग डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ये है एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन। T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक और T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स जिससे हम लोग को हीट मिलता है, और सिंक जिस पे हम लोग हीट रिजेक्ट कर सकते हैं, जो हीट लेता है। तो हीट देने वाला सोर्स और हीट लेने वाला है सिंक। तो इसका मतलब इंजन का जो इफिशियंसी है वो टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो अगर कोई दो इंजन इसी टेम्परेचर लिमिट के ऊपर काम कर रहा तो दोनों का इफिशियंसी सेम ही होना चाहिए। वर्किंग सब्सटेंस हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल कुछ भी गैस हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दो इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी सेम होना चाहिए। यह है पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कोई भी इंजन, दो इंजन जो सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा, पहले तो हम लोग देखे दो इंजन जो सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा दोनों का एफिशिएंसी सेम है। और दूसरा है, अगर दोनों इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा लेकिन एक इंजन अगर कार्नोट रिवर्सिबल इंजन है और दूसरा कार्नोट रिवर्सिबल इंजन नहीं है तो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी ही ज़्यादा होगा दूसरा इरिवर्सिबल या दूसरा कोई हीट इंजन से। तो इसका मतलब अगर कार्नोट रिवर्सिबल इंजन और एक इरिवर्सिबल इंजन अगर सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा, सेम टेम्परेचर लिमिट में ना T1 और T2 के बीच में काम कर रहा, तो दोनों में से किसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा? ना रिवर्सिबल इंजन का ही इफिशियंसी ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल इंजन का इफिशियंसी हमेशा रिवर्सिबल इंजन का इफिशियंसी से कम होगा। लेकिन दो रिवर्सिबल इंजन अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में काम करें तो दोनों का इफिशियंसी क्या होना चाहिए? बराबर ही होना चाहिए। तो दो स्टेटमेंट है, दो लोग अलग अलग ढंग से हम लोग प्रूव करेंगे तो बहुत ही आसान है। तो पहला स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं, यानी क्या, हमारे पास दो इंजन है ए और बी, दोनों ही रिवर्सिबल हीट इंजन है और दोनों सेम टेम्परेचर में काम कर रहा है। T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो क्या करेंगे, ये दोनों इंजन ए और बी को हम लोग कपल्ड इस ढंग से करेंगे, दोनों इंजन को कपल्ड करेंगे ताकि ए फॉरवर्ड मूव कर सके और बी रिवर्स मूव कर सके। तो ए के बारे में हम लोग देखते हैं। ए रन्स फॉरवर्ड, ये क्या करेगा, T1 टेम्परेचर से Q1 हीट अब्जॉर्ब करेगा और Q2 हीट वो रिजेक्ट कर देगा, किसको? सिंक को, और कुछ वो वर्क करेगा W बराबर क्या होगा, Q1 अगर ले रहा, Q2 अगर दे रहा तो W बराबर क्या होना चाहिए Q1 माइनस Q2 होना चाहिए। तो इंजन ए का जो इफिशियंसी है वो होगा क्या, ना कितना वर्क कर रहा और कितना वो हीट ले रहा। तो वर्क कर रहा W बराबर Q1 माइनस Q2 और कितना हीट ले रहा, Q1 हीट ले रहा। अब इसी टाइप से जो बैकवर्ड रनिंग जो इंजन होगा वो क्या करेगा, जो इंजन बी है वो Q1 डैश हीट वो सोर्स को रिजेक्ट कर देगा और Q2 डैश हीट वो सिंक से लेगा। तो चूंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है इसीलिए इसका इफिशियंसी भी इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, Q1 डैश माइनस Q2 डैश बाई Q1 डैश, और दैट इज इक्वल टू ये इसका वर्क डन है और इतना हीट वो रिजेक्ट कर रहा है सोर्स को, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है इसीलिए इस ढंग से हम लोग एक्सप्रेशन लिए, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है इसलिए हीट इंजन की तरह ही इसका एक्सप्रेशन हम लोग लिए। तो अब चूंकि इसको और इसको तो कपल्ड किया गया, ये इंजन जितना वर्क कर रहा वही वर्क तो इंजन बी पर हो रहा, तो W बराबर क्या होना चाहिए ना, W डैश होना चाहिए। तो चूंकि दोनों इंजन को कपल्ड हम लोग किए हैं इसीलिए दोनों इंजन माने W बराबर क्या होना चाहिए ना, W डैश होना चाहिए, मीन्स W बराबर W डैश होना चाहिए।
हम लोग को प्रूव करना दोनों का इफिशियंसी क्या होना चाहिए ना, सेम टेम्परेचर में होना चाहिए सेम। तो मान लिया जाए सेम नहीं होगा, इंजन ए का इफिशियंसी ज़्यादा होगा इंजन बी से। ईटा मैंने इंजन ए का इफिशियंसी, ईटा डैश मैंने इंजन बी का इफिशियंसी। तो ए इंजन का इफिशियंसी तो ऐसा लिखे थे, बी इंजन का इफिशियंसी तो ऐसा लिखे थे। इसके जगह में हम लोग लिखे थे डब्लू, इसके जगह में हम लोग लिखे थे क्या, डब्लू डैश। तो डब्लू और डब्लू डैश तो बराबर होगा, डब्लू इक्वल टू डब्लू डैश, डब्लू का मतलब ये वाला, डब्लू डैश का मतलब ये वाला। तो ये दोनों अगर बराबर होगा, ये अगर इसका बराबर है तो हट जाएगा, तो हम लोग इक्वेशन हमारा बन जाएगा 1/Q1 इज ग्रेटर देन 1/Q1 डैश। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1। तो Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1, इसका मतलब क्या है, Q1 डैश क्या है, फिगर में देखिए, जो हीट सोर्स को दिया जा रहा है वो है Q1 डैश, और जो हीट सोर्स से लिया जा रहा है वो है Q1। अगर Q1 डैश बड़ा होगा Q1 से, तो देखिए ये Q1 डैश अगर बड़ा होगा Q1 से, तो होना चाहिए Q2 डैश भी बड़ा होना चाहिए किससे, Q2 से। क्यों, क्योंकि मान लिया जाए इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर नंबर के फॉर्म में हम लिखते हैं। मान लिया जाए Q1 डैश हम लोग ले रहे हैं 50, ये बड़ा है किससे, Q1 से। Q1 ले रहे हैं मान लीजिए 40, तो 40 माइनस Q2 डैश को हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, मान लिया जाए इसको लेते हैं 30, तो 50 माइनस 30 बराबर क्या होना चाहिए 20। तो 40 से कितना घटाएंगे, 20 घटाएंगे। तो ये अगर बड़ा है किससे, इससे, तो ये भी बड़ा होना पड़ेगा इससे, तभी ये दोनों बराबर होगा। तो अगर Q1 डैश बड़ा है Q1 से, तो Q2 डैश भी बड़ा होना चाहिए Q2 से। तो इससे क्या मीनिंग निकल कर क्या, जो हीट सोर्स से लिया जा रहा है उससे ज़्यादा हीट उसको दे रहा, और जो हीट सिंक को दिया जा रहा उससे ज़्यादा हीट उससे लिया जा रहा है। इसका मतलब हीट कहाँ से लिया जा रहा है, हीट लिया जा रहा सिंक से और दिया जा रहा सोर्स को। तो आप लोगों को याद होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बोल रहा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को पता चलता है हीट हमेशा फ्लो करेगा बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, यानी हीट फ्लो करेगा सोर्स से सिंक तक। लेकिन हम लोग जो एज्यूम किए थे वो एजम्पशन क्या है, अगर ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, यही तो माने थे, ये इससे बड़ा होगा मान करके हम लोग कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। ये हमको बता रहा हीट फ्लो कर रहा कहाँ से, सिंक से सोर्स तक। लेकिन सिंक से सोर्स तक भी सेकंड लॉ बता रहा सिंक से सोर्स तक भी हीट फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर एक्सटर्नली कुछ काम किया जाए। यहाँ पर तो बाहर से कोई काम नहीं हो रहा, ये दोनों को तो आपस में खाली कपल्ड करके ना हम काम करवा रहे हैं। बाहर से तो कोई इंजन या कोई सोर्स तो हमारा नहीं है जो काम कर रहा। इसका मतलब बाहर से अगर कोई सोर्स अगर काम करने वाला ना हो, तो हीट हमेशा फ्लो करेगा कहाँ से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। क्योंकि हीट अगर बिना एक्सटर्नल वर्क का अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में फ्लो करेगा, तो ये सेकंड लॉ को कंट्राडिक्ट करता है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो एजम्पशन है, क्या एजम्पशन, ईटा जो ग्रेटर देन ईटा डैश है वो गलत है। इसी तरह से हम लोग साबित कर सकते हैं ईटा डैश भी ईटा से ग्रेटर नहीं। इसी तरह से अगर थोड़ा सा ईटा डैश को ईटा से ग्रेटर मान करके इस ढंग से अगर चले, तब भी हम लोग साबित कर सकते हैं क्या, ईटा डैश कैनॉट बी ग्रेटर देन ईटा। इसका मतलब ये भी इससे ज़्यादा नहीं है, ये भी इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर ईटा ईटा डैश से ज़्यादा नहीं है और ईटा डैश भी अगर ईटा से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या साबित किए, दो इंजन अगर दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन है और दोनों अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा है, तो दोनों का इफिशियंसी विल भी क्या होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। तो ये नोट्स आप लोग आराम से लिख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग अभी प्रूव करेंगे। वो क्या है ना, कोई भी दो इंजन, एक अगर रिवर्सिबल हो और दूसरा अगर इरिवर्सिबल हो, तो रिवर्सिबल हीट इंजन का ही इफिशियंसी ज़्यादा होगा कोई दूसरा इंजन से, माने कोई दूसरा इरिवर्सिबल इंजन से। तो इसका मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन इज मोर इफिशियंट देन एनी हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लिया जाए हमारे पास दो इंजन है, एक इंजन का नाम दिए आई माने इरिवर्सिबल इंजन है, और एक इंजन का नाम दिए आर जो कि रिवर्सिबल इंजन है। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल जो इंजन है वो मान लिया जाए एक हीट इंजन है। वो हीट इंजन क्या करेगा, यहाँ पर भी ड्राइंग हम लोग किए, ये सोर्स है, ये सिंक है, सोर्स का टेम्परेचर है T1, सिंक का टेम्परेचर है T2। तो ये इरिवर्सिबल हीट इंजन क्या करेगा,
ये सोर्स से Q1 हिट लेगा और कुछ वो वर्क करेगा। अगर W वर्क किया तो कितना हिट रिजेक्ट करेगा सिंक को, ना Q1 माइनस W जो भी हो, पहले हम लोग Q2 लेते थे, Q2 नहीं लेकर के Q1 माइनस W हिट वो रिजेक्ट करेगा सिंक को। तो इस इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी कितना, एफिशिएंसी माने वर्क डन बाय हीट टेकन, वर्क डन है W और हीट कितना लिया, हीट लिया वो Q1। अब रिवर्सिबल हीट इंजन को हम लोग रिवर्सिबल हीट इंजन को हम लोग कंसिडर करते हैं। मान लिया जाए वो हिट कितना लिया, Q1 डैश हिट लिया सोर्स से, और क्या किया ना W काम वो किया और रिजेक्ट कितना किया, Q1 डैश माइनस W हिट वो रिजेक्ट कर दिया सिंक को। तो इसका एफिशिएंसी क्या लेंगे, सेम वैसे ही W बाई यहाँ पर जैसे Q1 था, यहाँ पर W बाई Q1 डैश लिखेंगे। अब हम लोग को साबित क्या करना है, साबित करना है रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा है किससे, इरिवर्सिबल हीट इंजन से। लेकिन हम लोग कंसिडर क्या कर, उल्टा कंसिडर करेंगे, इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा है किससे, रिवर्सिबल से। आप लोगों को याद होगा 10th क्लास में आप लोग पढ़े, एक सवाल आता था मैथमेटिक्स में, प्रूव दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग पहले मान लेते थे कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, मान लीजिए √2 एक परिमेय संख्या, उसी तरह से हम लोग को साबित करना है इसका एफिशिएंसी, रिवर्सिबल का एफिशिएंसी ज़्यादा है इरिवर्सिबल से। लेकिन हम लोग उल्टा ले रहे हैं, इरिवर्सिबल का एफिशिएंसी मान लिया जाए ज़्यादा है रिवर्सिबल से, तो दिस इज़ ग्रेटर देन दिस। तो इसका जो एफिशिएंसी इतना है, इसका जो एफिशिएंसी इतना है, तो चूंकि दोनों तो वर्क डन कर रहा है W कैंसिल होगा, तो 1/Q1 इज ग्रेटर देन 1/Q1 डैश। तो Q1 डैश इधर जाएगा, Q1 इधर जाएगा, इसका मतलब Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q1 डैश अगर Q1 से बड़ा होगा तो Q1 डैश माइनस Q1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना के बाद मान लीजिए इस दोनों इंजन को कपल्ड कर देते हैं, दोनों इंजन, दोनों डिवाइस को हम लोग माने ये दोनों इंजन को कपल्ड करके एक डिवाइस हम लोग बना देते हैं। अब अगर कपल्ड अगर हम लोग कर दिए तो क्या होगा, तो I और R को इस तरह से कपल्ड करेंगे ताकि I डायरेक्टली वर्क करेगा और इंजन B को वो बैक वर्क करवाएगा। इसका मतलब क्या है, I जो काम करेगा वो हीट इंजन की तरह काम करेगा और R जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा। माने I फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और R रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। रेफ्रिजरेटर का वर्क आप लोग जानते हैं, रेफ्रिजरेटर क्या करता है ना, कोल्ड बॉडी से हीट लेता है और हॉट बॉडी की तरफ में हीट वो छोड़ता है। ये आप लोग पढ़े। अगर घर में अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर ऑन करके छोड़ दे उसमें कुछ सामान रख करके, तो हमारा रूम गर्म हो जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट फ्लो करता है कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, मैंने लो टेम्परेचर टू हॉट टेम्परेचर, क्योंकि एक्सटर्नल कुछ वर्क उसमें किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, इंजन वर्क को इंजन I को हीट इंजन की तरह बिहेव करवाएंगे और R को रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करवाएंगे। तो R क्या करेगा, ये कम टेम्परेचर से हीट लेगा, जो हीट पहले वो दे रहा था हीट इंजन की तरह काम करना, अब जब वो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा इतना हीट वो लेगा और इतना हीट वो सोर्स को देगा। मान लिया जाए तो इतना हीट वो सिंक से लेगा और सोर्स को इतना हीट देगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं ना, सोर्स Q1 हीट ले रहा, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो सोर्स से Q1 हीट लिया जा रहा और सोर्स को Q1 डैश हीट दिया जा रहा। चीज को समझिए, सोर्स से Q1 हीट लिया जा रहा और सोर्स को Q1 डैश हीट दिया जा रहा, और पहले हम लोग दिखाएं Q1 डैश ज़्यादा है Q1 से। फिर हम लोग देख लेते हैं क्या, सिंक के केस में हम लोग क्या देखते हैं, माने पहले तो हम लोग क्या देखें, सोर्स Q1 हीट लूज कर रहा और गेन कर रहा Q1 डैश फ्रॉम रिवर्सिबल इंजन, तो हीट गेन बाय सोर्स Q1 डैश माइनस Q1, और ये हमारा पॉजिटिव है। लेकिन इसी तरफ से सिंक का हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंक इतना हीट गेन कर रहा और इतना हीट वो लूज कर रहा, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन इतना हीट सिंक से ले रहा और फिर तो सोर्स को दे रहा। तो सिंक जो हीट गेन कर रहा वो इतना है और सिंक जो हीट लूज कर रहा वो इतना है। तो सिंक तब हीट कितना गेन कर रहा है या लॉस्ट कर रहा, पहले देखते हैं कितना वो लॉस्ट कर रहा। तो लॉस्ट कर रहा मैंने इससे इसको अगर घटा देंगे
तो ये वाला माइनस डब्ल्यू माइनस और माइनस प्लस डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म आएगा, इसका मतलब ये टर्म भी तो हमारा पॉजिटिव है, सेम टर्म है। तो इसका मतलब सिंक हीट लॉस कर रहा, मैंने दे रहा और सोर्स हीट ले रहा। देखिए उल्टा चीज़ हो गया, अगर सिंक हीट देगा सोर्स हीट लेगा, होना तो उल्टा चाहिए, सोर्स हीट देगा सिंक हीट लेगा। लेकिन हम लोग क्या माने, हम लोग माने अगर इसका इफिशियंसी अगर इससे ज़्यादा है, इरिवर्सिबल इंजन का इफिशियंसी अगर रिवर्सिबल इंजन का इफिशियंसी ज़्यादा है और दोनों को अगर हम लोग कपल्ड कर देंगे, कपल्ड करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे ना, सिंक हीट लूज कर रहा और सोर्स हीट गेन कर रहा। हम लोग जानते हैं दोनों डिवाइस मतलब दोनों इंजन को तो कपल्ड किया, तो कपल्ड डिवाइस हीट ट्रांसफर कर रहा कहाँ से, कोल्ड बॉडी से, सिंक से हॉट बॉडी में, सोर्स में वो हीट ट्रांसफर कर रहा। लेकिन हम लोग जानते हैं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट तभी ट्रांसफर होगा जब बाहर से काम किया जाएगा, एक्सटर्नल एनर्जी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक्सटर्नल सोर्स तो हमारे पास नहीं है, एक्सटर्नल एनर्जी कहाँ से होगा। इसका मतलब सिंक से सोर्स तक हीट नहीं जा सकता, ये सेकंड लॉ को कंट्राडिक्ट करता है। इसलिए हम लोग जो पहले माने थे दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो हमारा एजम्पशन क्या है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या होगा ना, इसका उल्टा होगा, जो रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी इरिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, और इसीलिए भी ज़्यादा होगा क्योंकि और एक एडिशनल पॉइंट भी हम बताना चाहेंगे, वो क्या है ना, रिवर्सिबल हीट इंजन में जो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन इसके चलते जो एनर्जी का लॉस है ये नहीं के बराबर होता है। इसीलिए कोई भी दो इंजन जो सेम टेम्परेचर लिमिट में काम करे, एक अगर रिवर्सिबल हो और दूसरा अगर रिवर्सिबल ना हो, तो रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी ही ज़्यादा होगा। तो आज के वीडियो में जस्ट इतना ही। ये नोट्स आप लोग एग्ज़ाम में ये नोट्स आप लोगों को लिखने में मदद करेगा।